अरुणाचल प्रदेश भारत के सुदूर उत्तर पूर्व में स्थित एक राज्य, जहां घने जंगल, पर्वतों से घिरे गांव और विविध जनजातीय संस्कृतियां मिलती हैं। लेकिन इस जगह पर एक छोटा सा लेकिन मजबूत समुदाय भी है, मुस्लिम समुदाय। 2011 की जनगणना के अनुसार इस राज्य में मुस्लिम आबादी लगभग 26,000 थी, जो कुल जनसंख्या का 1.9% है। इन मुसलमानों की कहानी अरुणाचल की अन्य जनजातियों की तरह पुरानी नहीं है, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है जो इसे असम और बंगाल जैसे पड़ोसी राज्यों से जोड़ती है। असम और बंगाल से आई मुस्लिम बस्ती। अरुणाचल में मुस्लिम समुदाय का इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है। अधिकांश मुसलमान यहां बाहर के राज्यों से आकर बसे हैं। असम और बंगाल से आए ये लोग व्यापार, रोजगार और बेहतर जीवन की तलाश में यहां पहुंचे। कुछ समय के बाद उन्होंने अपने छोटे व्यापारिक केंद्र बनाए और स्थानीय जीवन में रच बस गए। हालांकि आज भी अरुणाचल प्रदेश में मुस्लिम समुदाय का सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव भारत के अन्य राज्यों की तुलना में सीमित है, फिर भी उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। इबादत का सफर। अरुणाचल प्रदेश के मुस्लिम समुदाय में इबादत का एक खास तरीका है जो इस्लामी परंपराओं पर आधारित है। दिन में 5 बार की जाने वाली नमाज और कुरान की तिलावत उनके रोजमर्रा के जीवन का अहम हिस्सा है। कई बड़े शहरों जैसे ईटानगर, नाहरलागुन और पासीघाट में मस्जिदें हैं, जहां मुसलमान इकट्ठा होकर सामूहिक नमाज अदा करते हैं। छोटे कस्बों में भी मस्जिदों का अस्तित्व है, जो इस समुदाय के धार्मिक जीवन का केंद्र हैं। सरकारी योजनाओं से सुधार की कोशिशें। मुस्लिम समुदाय, जो यहां अल्पसंख्यक है, सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित हो सकता है। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, मौलाना आजाद शिक्षा फाउंडेशन जैसी योजनाएं शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक सहायता के लिए बनाई गई हैं। इन योजनाओं ने मुस्लिम समुदाय को आत्मनिर्भर बनाने और उनके जीवन स्तर को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भाषा और संस्कृति का मेल। अरुणाचल प्रदेश के मुस्लिम समुदाय में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। असमिया और बंगाली भाषाएं प्रमुख हैं, क्योंकि अधिकांश मुसलमान असम और बंगाल से आकर बसे हैं। हिंदी और उर्दू का भी प्रभाव देखा जा सकता है, खासकर धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों में। एक छोटी लेकिन मजबूत उपस्थिति। अरुणाचल प्रदेश में मुस्लिम समुदाय की उपस्थिति सीमित हो सकती है, लेकिन उनका योगदान और प्रभाव धीरे धीरे बढ़ रहा है। व्यापार, रोजगार और सामाजिक कल्याण के माध्यम से यह समुदाय अरुणाचल की विविधता में एक अनूठा रंग भर रहा है। भविष्य में जनसंख्या वृद्धि और सरकारी योजनाओं के समर्थन से यह उम्मीद की जा सकती है कि यह समुदाय और मजबूत होगा और अपनी पहचान को और अधिक सुदृढ़ करेगा। अरुणाचल प्रदेश की कुल आबादी लगभग 13,40,01,323,727 थी। इसमें पुरुषों की संख्या लगभग 7,13,713,912 और महिलाओं की संख्या करीब 6,70,06,68,815 थी। हालांकि 2023 के अनुमानित आंकड़ों के अनुसार अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या अब लगभग 17,01.7 मिलियन तक हो सकती है। यह अनुमान पिछले वर्षों में हुई जनसंख्या वृद्धि दर पर आधारित है, लेकिन अधिक सटीक आंकड़े 2021 की जनगणना के बाद उपलब्ध होंगे, जो अभी प्रकाशित नहीं हुई है। अरुणाचल प्रदेश में मुस्लिम आबादी काफी छोटी है। 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश की कुल जनसंख्या में मुस्लिम आबादी लगभग 1.9% थी, यानी करीब 26,000 से थोड़े ज्यादा मुस्लिम लोग इस राज्य में रहते हैं। राज्य में ज्यादातर सुन्नी मुस्लिम हैं, लेकिन कुछ लोग शिया मुस्लिम भी हो सकते हैं। हालांकि इसका डेटा उपलब्ध नहीं है। मुसलमानों का इतिहास। अरुणाचल प्रदेश में मुस्लिम समाज का इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है। ज्यादातर मुस्लिम यहां बाहर के राज्यों, खासकर असम और बंगाल से आकर बसे हैं। असम से आए मुसलमानों का यहां बाजार और व्यापार के काम से जुड़े होने का पुराना रिवाज है। कुछ मुस्लिम लोगों का रोजगार की तलाश में यहां आना भी एक वजह रही है। यह कहा जा सकता है कि अरुणाचल प्रदेश में मुस्लिम समुदाय का विस्तृत इतिहास या सांस्कृतिक असर अब तक उतना गहरा नहीं है जितना कि भारत के दूसरे हिस्सों में देखा जा सकता है। भारत में मुस्लिम समुदाय सहित सभी नागरिकों को कई प्रकार की सरकारी योजनाओं और लाभों का अधिकार होता है। यह योजनाएं शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य
और आर्थिक सहायता जैसे क्षेत्रों में लागू होती हैं। मुस्लिम समुदाय के विकास और उनके सामाजिक आर्थिक सुधार के लिए विशेष योजनाएं और कार्यक्रम केंद्र और राज्य सरकारें दोनों द्वारा चलाई जाती हैं। अरुणाचल प्रदेश में मुस्लिम समुदाय को मिलने वाली कुछ मुख्य योजनाएं और सुविधाएं निम्नलिखित हो सकती हैं। 1. प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम PMJVK। इस योजना के तहत अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास और सामाजिक कल्याण के लिए योजनाएं चलाई जाती हैं। इसमें स्कूल, अस्पताल, कौशल विकास केंद्र और सड़कों जैसी बुनियादी सुविधाओं का निर्माण शामिल है। 2. मौलाना आजाद शिक्षा फाउंडेशन MAEF। यह फाउंडेशन अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करता है। आर्थिक रूप से कमजोर मुस्लिम छात्रों को प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक की सहायता मिलती है। लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं भी चलाई जाती हैं। 3. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम NMDFC। यह निगम अल्पसंख्यक समुदायों के लिए सस्ती ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराता है ताकि वे छोटे व्यवसाय शुरू कर सकें या स्वरोजगार के अवसरों का लाभ उठा सकें। स्वरोजगार, छोटे उद्योग और कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले मुस्लिम समुदाय के लोग इस योजना से लाभान्वित हो सकते हैं। 4. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP। इस योजना के तहत युवा मुस्लिमों को नए व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण दिया जाता है। यह विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं के लिए उपयोगी है। 5. शिक्षा और कौशल विकास योजनाएं। सरकार अल्पसंख्यक छात्रों के लिए पूर्व मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाएं चलाती है। इसका उद्देश्य मुस्लिम छात्रों की शिक्षा में सुधार करना है। साथ ही कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र भी खोले जाते हैं ताकि युवा रोजगार के लिए तैयार हो सकें। 6. उस्ताद योजना USTTAD। यह योजना अल्पसंख्यक समुदाय के पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। इसके तहत मुस्लिम समुदाय के लोगों को उनके पारंपरिक हस्तशिल्प और कलाओं को संरक्षित करने और उनका विपणन करने में सहायता मिलती है। 7. हुनर हाट। यह पहल अल्पसंख्यक कारीगरों और शिल्पकारों को उनके उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रदर्शित करने का मौका देती है, जिससे उनके रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। इन योजनाओं के अलावा मुस्लिम समुदाय को मिलने वाली सुविधाएं और भी हो सकती हैं, जिनमें स्वास्थ्य सेवाएं, आवास योजनाएं और कृषि से संबंधित योजनाएं शामिल हैं। मुस्लिम समुदाय की कोई एक विशिष्ट भाषा नहीं होती, क्योंकि मुसलमान विभिन्न क्षेत्रों और संस्कृतियों से आते हैं। आम तौर पर मुस्लिम लोग उस क्षेत्र की मुख्य भाषा बोलते हैं जहां वे रहते हैं। इसके अलावा धार्मिक और सांस्कृतिक प्रभाव के कारण कुछ भाषाएं मुस्लिम समुदाय में अधिक आम हो सकती हैं। अरुणाचल प्रदेश के संदर्भ में, जहां मुस्लिम समुदाय का एक हिस्सा असम और बंगाल से आया है, वहां प्रमुख भाषाएं निम्न हो सकती हैं। 1. असमिया। असम से आए मुस्लिम समुदाय के लोग असमिया भाषा बोलते हैं। 2. बंगाली। बंगाल से आए मुसलमानों के बीच बंगाली बोली जाती है। 3. हिंदी। अरुणाचल प्रदेश में हिंदी एक व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा है, इसलिए मुस्लिम समुदाय के लोग भी इसे अपनाते हैं। 4. स्थानीय भाषाएं। अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न जनजातियां हैं जिनकी अपनी अपनी भाषाएं हैं। कुछ मुस्लिम लोग इन स्थानीय भाषाओं में भी संवाद कर सकते हैं, खासकर अगर वे लंबे समय से वहां रह रहे हों। 5. उर्दू। धार्मिक और सांस्कृतिक भाषा के रूप में कुछ मुसलमान उर्दू का इस्तेमाल धार्मिक शिक्षा और संस्कारों के दौरान करते हैं। कुल मिलाकर मुस्लिम समुदाय की भाषा उस क्षेत्र और समुदाय के हिसाब से बदलती रहती है, लेकिन धार्मिक संदर्भ में उर्दू या अरबी का भी इस्तेमाल हो सकता है। मुस्लिम समुदाय की कोई एक विशिष्ट भाषा नहीं होती, क्योंकि मुसलमान विभिन्न क्षेत्रों और संस्कृतियों से आते हैं। आम तौर पर मुस्लिम लोग उस क्षेत्र की मुख्य भाषा बोलते हैं जहां वे रहते हैं। इसके अलावा धार्मिक और सांस्कृतिक प्रभाव के कारण कुछ भाषाएं मुस्लिम समुदाय में अधिक आम हो सकती हैं। मुस्लिम समुदाय में इबादत, पूजा का तरीका इस्लामी परंपराओं और मान्यताओं के अनुसार होता है। यह कुछ खास 1. नमाज, सलात।
नमाज इस्लाम में इबादत का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है। हर मुस्लिम को दिन में 5 बार नमाज अदा करनी होती है। ये 5 नमाजें निम्नलिखित समय पर होती हैं। फज्र, सुबह सूरज उगने से पहले जुहर, दोपहर के समय असर, दोपहर और शाम के बीच मगरिब, सूर्यास्त के बाद ईशा। रात के समय नमाज के दौरान मुस्लिम क़िबला मक्का की दिशा की ओर मुख करके अल्लाह की इबादत करते हैं। इसमें कुरान की आयतें पढ़ी जाती हैं और विशेष शारीरिक क्रियाएं रुकू, सजदा, कयाम की जाती हैं। 2. कुरान की तिलावत। मुसलमानों के लिए कुरान पढ़ना भी इबादत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कुरान इस्लाम की पवित्र पुस्तक है और इसे अरबी भाषा में पढ़ा जाता है। कुरान की आयतों का उच्चारण करते समय साफ सफाई और पवित्रता का ध्यान रखा जाता है। 3. दुआ, प्रार्थना। दुआ व्यक्तिगत रूप से अल्लाह से प्रार्थना करने का तरीका है। यह किसी भी समय की जा सकती है और इसका कोई निश्चित नियम या समय नहीं होता। दुआ में मुसलमान अल्लाह से अपनी इच्छाओं और जरूरतों की पूर्ति की प्रार्थना करते हैं। 4. रोजा, सियाम। रमजान के महीने में मुसलमान पूरे दिन का उपवास, रोजा रखते हैं। यह भी इबादत का एक तरीका है जिसमें सूरज उगने से लेकर सूरज डूबने तक खाने पीने और बुरे कर्मों से बचा जाता है। रोजा आत्मसंयम और अल्लाह के प्रति समर्पण का प्रतीक होता है। 5. जकात, दान। जकात इस्लाम का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है जिसके तहत मुस्लिम अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों को दान करते हैं। यह इबादत का एक तरीका है जिसमें सामाजिक सेवा और आर्थिक मदद को धार्मिक कर्तव्य माना जाता है। 6. हज इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है जिसे सक्षम मुसलमानों को जीवन में कम से कम एक बार मक्का, सऊदी अरब की यात्रा करके पूरा करना होता है। हज एक विशेष धार्मिक यात्रा है जो साल में एक बार होती है और इसमें कई धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। 7. अरबी या उर्दू में धार्मिक जिक्र। कुछ मुसलमान विशेष धार्मिक प्रार्थनाएं और जिक्र, अल्लाह का नाम लेकर की जाने वाली प्रार्थना भी करते हैं जो अरबी या उर्दू में होती हैं। इसका उद्देश्य अल्लाह की याद में समय बिताना और आत्मा को पवित्र करना है। 8. मस्जिद में इबादत। मुसलमान आमतौर पर मस्जिद में जाकर इबादत करते हैं, खासकर जुम्मे, शुक्रवार के दिन की नमाज जिसे सामूहिक रूप से अदा किया जाता है। जुम्मे की नमाज के बाद इमाम खुतबा, धार्मिक उपदेश देते हैं। 9. त्योहारों पर विशेष इबादत। 2 मुख्य इस्लामी त्योहारों ईद उल फितर और ईद उल अजहा के दौरान विशेष नमाज और इबादत की जाती है। ईद की नमाज सामूहिक रूप से ईदगाह या मस्जिद में अदा की जाती है और इसके बाद लोग एक दूसरे से मिलकर बधाई देते हैं। यह सभी इबादतें इस्लामिक जीवन का अहम हिस्सा हैं और मुसलमान इन्हें अल्लाह के प्रति अपनी आस्था और भक्ति व्यक्त करने के लिए करते हैं। अरुणाचल प्रदेश में मुस्लिम आबादी कम है, लेकिन इसके बावजूद कुछ प्रमुख स्थानों पर मस्जिदें मौजूद हैं जहां मुस्लिम समुदाय इबादत करने के लिए जाता है। राज्य के कुछ प्रमुख शहरों और कस्बों में मस्जिदें निम्नलिखित स्थानों पर स्थित हैं। 1. ईटानगर, राजधानी। ईटानगर में कई मस्जिदें हैं जहां मुस्लिम समुदाय नमाज के लिए इकट्ठा होता है। यह अरुणाचल प्रदेश का सबसे प्रमुख शहर होने के कारण यहां मुस्लिमों की संख्या थोड़ी अधिक है। 2. नाहरलागुन। ईटानगर के पास स्थित नाहरलागुन में भी मस्जिदें पाई जाती हैं। यह शहर व्यापारिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण है और यहां रहने वाले मुस्लिम व्यापारी और परिवार मस्जिद में इबादत करते हैं। 3. पासीघाट। अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट में भी मुस्लिम समुदाय की उपस्थिति है और यहां एक मस्जिद स्थित है जहां लोग जुम्मे की नमाज और अन्य धार्मिक गतिविधियां करते हैं। 4. तेजू में भी मुस्लिमों के लिए एक मस्जिद है। यह क्षेत्र असम के करीब होने के कारण यहां कुछ मुस्लिम परिवार बसे हुए हैं और मस्जिद में नमाज अदा करते हैं। 5. बोमडिला। बोमडिला एक छोटा शहर है जहां पर भी मुस्लिम समुदाय के लिए मस्जिद मौजूद है। यहां के निवासी और व्यापारी समुदाय इस मस्जिद का उपयोग करते हैं। 6. अलोंग, आलो। अलोंग में भी मुस्लिम समुदाय के लिए एक मस्जिद उपलब्ध है जहां स्थानीय मुस्लिम अपनी धार्मिक गतिविधियां करते हैं। इन शहरों और कस्बों के अलावा अरुणाचल प्रदेश के अन्य छोटे शहरों और व्यापारिक केंद्रों में भी छोटी मस्जिदें या नमाज अदा करने के स्थान हो सकते हैं। हालांकि
चूंकि राज्य में मुस्लिम आबादी कम है, मस्जिदों की संख्या भी सीमित है।